सर हमेशा हमने देखा है कि आप जब भी किसी विभाग को संभालते हैं या आपकी राजनीति करने की स्टाइल इस तरह की है कि हमेशा जनहित के मुद्दों के लिए भली अपनी ही सरकार के सामने भी खड़ा होना पड़े तो हो जाते हैं, उसमें डरते नहीं हैं। देखो, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ब्यूरोक्रेट से कहा था जी कि आप मेरी हमें हाँ मिलाओगे तो काम नहीं बनने वाला। जी मेरे को ये काम बतो, ये काम हाँ तो हाँ ना तो ना। जी दैट इज डेमोक्रेसी। मेरे को ये कहा गया भाई, आप फर्टिलाइजर पे छापा मारे तो आप क्यों जाते हो, अधिकारियों को भेजो। जी हाँ बात भी सही है, जी लेकिन मैं एसी में बैठा रहूं और वहाँ किसान लुटता रहे, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। राजस्थान के 3 युवा नेताओं का मैं नाम लूंगा, इनमें से आप किसमें अपनी छवि देखते हैं? सबसे पहले रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रौत या नरेश मीणा। देखो, ऐसा है कोई हो अच्छा है। ये आपने जो नाम गिनाए तीनों एनर्जेटिक हैं, जी काम करने वाले हैं। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि एक तो राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। जी हिंसा करके आदमी ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। जी एक जाति पे के साथ चल के लंबा नहीं चल सकता। राजनीति में जो अच्छे लीडर रहे हैं जी उनको 100% नहीं तो 10% फॉलो जरूर करो। लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण है, जी सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण है, भैरव सिंह जी का लंबा परिश्रम और उनका जीवन एक उदाहरण है। जी अपने यहाँ जो आपके सुखाड़िया जी रहे, जी उनके एक अनुभव की लंबी गाथा है। जी तो मैं कोई ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी में बड़े अच्छे लोग हुए, जी पर हमारी पार्टी एक विचारधारा पे चलती है। जी तो कोई न कोई पुष्ट विचारधारा के चलोगे तो लंबे चल पाओगे, वरना मामला बिखर जाएगा। और हमेशा एक मिथक जो फैलाया जाता है कि यहाँ के जो मीणा है और वहाँ के जो मीना है इनमें काफ़ी डिफरेंस है। क्या वो डिफरेंस है या वाकई में हम सब पहले था अब वो मिट रहा है। और उसका कारण है, मैं जिस एरिया से आता हूँ जी वहाँ शिक्षा के अच्छे साधन थे जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था जी स्कूलें अच्छी थी जी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, आर्थिक दृष्टि से भी इनकी तुलना में अच्छे थे जी तो अपने बच्चों को पढ़ा के कोई डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS घर में गांव में मिल जाएंगे। जी ये पिछड़ गए जी और इसका पिछड़ने का कारण ये नहीं कि हम उनका रिजर्वेशन खा गए, जी, नहीं, हम इनको सुविधाएं वो अच्छी थी। शिक्षाएं नहीं दे सके जो पूर्वी राजस्थान के मीणों को मिली। तो यहाँ भी अब अधिकारी कर्मचारी बनने लगे हैं, बिल्कुल RAS RPS डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे। शुरुआत हुई है, ये हमने 40 साल पहले कर लिया था, तो 40 साल पीछे जी हैं ये, हम इनसे आगे हैं। पर ये भेद दूर होना चाहिए, खाई पटनी चाहिए जल्दी से जल्दी। जी मैं इसका पक्षधर हूँ। जी यहाँ तक हूँ जो पहले कई बार कह चुका कि कुछ आरक्षण हमारा भी काटना पड़े जी, क्योंकि हम काफ़ी बढ़ गए, तो काट के उनको देना चाहिए। विशेष आरक्षण की व्यवस्था TSP एरिया के लिए करनी चाहिए। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री जो हैं मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अलबेला जी आपको। जी सर, आप एक वो हस्ती हैं राजनीति में जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, हमेशा अपनी बात को दबंगई से उठाने के लिए आप जाने जाते हैं। जिस तरह के हालात अभी किसानों के साथ हो रहे हैं, किसान खाद की किल्लत से काफ़ी परेशान है, आपने कई बार जो है मौके पर जाकर धरपकड़ करी नकली खाद की, पर अभी भी किसान को उत्तम क्वालिटी का खाद मिले, बीज मिले, पेस्टिसाइड मिले, इनपुट मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है जी। तो देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी राज्य में इनको डॉक्टर साहब माना, पहली बार किसी राज्य में अडल्टेटेड फर्टिलाइजर पकड़ा जी, घटिया बीज भी पकड़ा जी, और
पेस्टिसाइड भी बहुत जहरीला पकड़ा, जी जो किसान के लिए ही नहीं, किसान की जमीन को बर्बाद कर रहा है। जी और आप हमारे जैसे जो किसान पैदा करता है उसको खाते हैं, उनको हेल्थ को खराब कर रहा है। किडनी प्रॉब्लम हो रही है, लिवर हो रहा है, कैंसर्स हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है। ये मतलब ह्यूमन बॉडी पर असर डाल रहा है। जी तो जब मेरी जानकारी में आया कि खाद भी नकली बढ़ रहा है जो बहुत जहरीला है, तो मैंने अधिकारियों को उपस्थिति में छापे मारे जी और उसको लेकर 93 FIR अब तक हुई। जी 20 बड़े फर्मों के लाइसेंस निरस्त हुए, कुछ के सस्पेंड किए। करीब 1 दर्जन फर्टिलाइजर बड़े प्लांट हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन वो कोर्ट से स्टे ले आए। तो हमने इस मामले में प्रभावी कार्रवाई की है। इसके कारण केंद्र ने तय किया है जी कि फर्टिलाइजर और सीड को लेके हम सख्त कानून ला रहे हैं। अब तक का कानून बड़ा लुंज पुंज लचीला है। जी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि केंद्र सरकार ने विचार किया है, क्योंकि मोदी जी की सरकार किसानों की हर बात की चिंता करती है, तो किसान को कम से कम जो है फर्टिलाइजर तो अच्छा मिले। अब वो फर्टिलाइजर में जब हमने छापे मारी है तो हम अभी तक ये सच नहीं कर पाए कि ऐसा कितना नकली फर्जी माल आता था। जी तो वो हमें नहीं मिला। फिर बड़ी लंबी समय तक बरसात चली, कई स्पेल्स आए जी तो जमीन में नमी रही, और लास्ट में भी 2 स्पेल आए तो नमी बनी रही। तो सरसों, गेहूं, चना, जौ सब एक साथ बुआई हो जी गई। और उसके कारण पहले गैप रहता था, जी मतलब 15-20 दिन बाद गेहूं बोता था किसान। जी अब वो कंटिन्यूटी में बुआई हुई, तो एक कंटिन्यूटी में बुआई होने के कारण उस तादाद में हम फर्टिलाइजर ला नहीं सके। जी मिला तो सही, लेकिन उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार किया। फिर 16% सोइंग ज़्यादा बढ़ गई जी बरसात के कारण। तो वो गेहूँ वो यूरिया विशेषकर हमको मिला नहीं। जी मिला तो सही, लेकिन जितनी आवश्यकता थी उतना नहीं मिला। जो मिला वो पिछले 3 साल की कैलकुलेशन करके भारत सरकार हमको देती है। ओके तो जो 2 चीज बीच में आई, एक तो नकली, उसको हम ऐड नहीं करा सके, एक जो सोइंग एरिया बढ़िया, जिससे लगा कि कोई किल्लत सी मछली, पर किल्लत रही नहीं। जी हमने 11,300 लाख मेट्रिक टन यूरिया मांगा था, जी जो हमको 11 लाख मिल गया। जी पर हाँ, ये पर्याप्त नहीं था। जो मिला उसको हमने प्रॉपरली मैनेज किया, टोकन सिस्टम किया, और एक IFMS पोर्टल है, उस IFMS पोर्टल से निगरानी रखी बाकायदा सरकारी एजेंसी JVCS की वजह से, जो विलेज लेवल तक है, और प्राइवेट डीलर तक कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये स्वीकार करूँगा कि इंडस्ट्रीज के लिए खाद का डाइवर्जन हुआ है, जी जिसको कई जगह हमारे अधिकारियों ने पकड़ा है, हमने पकड़ा है, किंतु अब की सप्लाई संतुष्टपूर्ण रही है। जो भीड़ बढ़ने का कारण आप बता रहे थे, हमने टोकन जारी किए किसान के लिए। ओके क्योंकि कई किसान बार बार जी बार चले जाते थे, जी कई किसान नहीं थे वो भी लाइन में लग जाते थे, तो यूँ मिसयूज नहीं हो, उस दृष्टि से हमने टोकन लागू किए। माना 2 दिन इंतजार करना पड़ा किसी जगह के किसानों को, तो टोकन हम पहले दे देते तो अचानक भीड़ आ जाती थी। ओके मतलब एक ही समय रहता होगा तो अचानक सारी भीड़ एक साथ। ये कारण था। बाकी संतोषपूर्ण जो है फर्टिलाइजर का वितरण किया गया है। जी सर, हमेशा हमने देखा है कि आप जब भी किसी विभाग को संभालते हैं या आपकी राजनीति करने की स्टाइल इस तरह की है कि हमेशा जनहित के मुद्दों के लिए भली अपनी ही सरकार के सामने भी खड़ा होना पड़े तो हो जाते हैं, उसमें डरते नहीं हैं। देखो, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ब्यूरोक्रेट से कहा था जी कि आप मेरी हमें हाँ मिलाओगे तो काम नहीं बनने वाला। जी मेरे को ये काम बताओ, ये काम
हाँ तो हाँ, ना तो ना। जी दैट इज डेमोक्रेसी। जी मेरी हम हाँ मिलाओगे तो ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं होगी। जी तो मेरा सरकार में रहते हुए भी कोई जो मेरे को लगता है भाई यहाँ करप्शन है, तो उसको नोटिस में लाना, मुख्यमंत्री तक, जी अधिकारियों को बताना, नहीं कुछ हुआ तो बोल देना, जी ताकि मीडिया का एक आकर्षित करे उस चीज़ को। जो भी कोई मुद्दा होता है पब्लिक का इंटरेस्ट का, वो उस पर किसी प्रकार से जबान को दबाना नहीं चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, बोलना चाहिए। हमारी सरकार वैसे भी भ्रष्टाचार की दृष्टि से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जी तो कोई हमारे, अब जैसे मेरे को ये कहा गया भाई आप फर्टिलाइजर पर छापा मारे तो आप क्यों जाते हो, अधिकारियों को भेजो। जी हाँ बात भी सही है, जी लेकिन मैं एसी में बैठा रहूं और वहाँ किसान लुटता रहे, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। जी तो फिर मैंने उनको एक उदाहरण दिया चाणक्य का, कि पानी में तैरती हुई मछली पानी में तैरती हुई कब पानी पी जाए पता नहीं लगता, जी वैसे ही सरकार के जो कर्मचारी तंत्र है जी वो कब गड़बड़ करते हैं उसको पता नहीं लगता। तो इसलिए अपनी निगरानी रखनी चाहिए। जी सख्त निगरानी की दृष्टि से मैं 7 अधिकारियों की टीम के जाता था। जी अच्छा, एक मुख्य प्रश्न सर आपसे कि जिस तरह की राजनीति आपने करी है, आपके समकक्ष कई राजस्थान में ऐसे नेता रहे हैं जो हमेशा दबंगई से अपनी बात उठाते आए हैं, पर मौजूदा समय में जो राजनीति का स्तर हो गया है उसको लेकर कितने चिंतित रहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक इसको मानते हैं? देखो ऐसा है, अति नहीं होनी चाहिए। जी मतलब माना मैं इफेक्टिविटी दबंगता से काम करता हूं तो उसमें अतिवाद नहीं होना चाहिए। जी या वो वीणा के तार वाला मामला है, जी वीणा के तारों को इतना ज्यादा मत कसो कि वो टूट जाए, टूट बजना ही जाए। बंद हो, जी और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे नहीं। जी तो ये प्रशासनिक ढांचे पर इस दृष्टि से संतुलित करके नियंत्रण करना जरूरी है, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट के काम होते रहें। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तेज रफ्तार का घोड़ा होती है, जी ऐसा कहते हैं। जी लेकिन आप तेज रफ्तार के घोड़े को साधने के लिए आपको विभाग की पूरी जानकारी होनी और चाहिए। फाइल की पूरी स्टडी होनी चाहिए। जी यूं ही सपट उस पर घोड़ा बैठेगा, मना नहीं करेगा। जी विभागीय योजनाएं, विभाग की पूरी जानकारी गहरी होनी चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना करप्शन होना चाहिए। कहीं ब्यूरोक्रेसी आड़े नहीं आती है, मैंने खुद ने देखा है। जी एक मुख्य प्रश्न सर आपसे, मौजूदा समय में राजस्थान जो है वाकई में यहाँ पर अधिकारी जो अमला है वो इतना हावी हो चुका, क्योंकि एक तो चुनाव जो है वो समय से नहीं हुआ है, उनमें जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक साथ चुनाव कराने का जो फॉर्मूला है उसको लेकर थोड़ा सा समय जो लग रहा है, फिर एसआईआर की प्रक्रिया आ गई, अधिकारी शाही हावी हो गई है। ऐसा लगता है। उसका कारण है, जैसे मैं कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं कह रहा, पर जैसे जितना मंत्री घूमेगा, विभाग को जानेगा, कमियों को ढूंढ के पूरी करेगा, तो ऐसा लगेगा सरकार तेज गति से दौड़ रही है। जी मेरी मान्यता है जी जिसे मैंने मेरा विभाग में करके दिखाया। मैंने हमारे ये इसमें हमारे एक IFMS पोर्टल हमने लागू किया RD में, रूरल डिपार्टमेंट विभाग में। उसमें हमने 3,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। 3,000 करोड़ करोड़ नरेगा योजना से नरेगा मात्र। योजना। इतना लीक हो रहा था, ओके इतना लीक हो रहा था, और फर्जी हाजिरी चल रही थी, फर्जी लेबर चल रहे थे। तो उस पोर्टल से हमने ये पता लगा लिया कि इतना गड़बड़ है, इतना लीकेज है। जी तो आजकल जो IT सिस्टम है उसको, मतलब जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं उनको यूज करके इफेक्टिव प्रशासन दे सकते हैं। जी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो पोर्टल है खाद में, जी वो गांव तक की जानकारी रखता है जी
कि रामपुरा विलेज में इतना फर्टिलाइजर सरकारी संस्था के पास गया, इतना प्राइवेट के पास गया, इतना ज़्यादा है, उसको शिफ्ट फलानी जगह करना है जहाँ कम है जी और इतना गड़बड़ कर दिया है जी। तो उन पर कार्रवाई करने का हमको मौका मिल जाता है। और वो एक संवेदनशील सरकार और किसान के प्रति एक्टिव ऐसा हो जाता है। जी, भैरव सिंह जी शेखावत के साथ साथ आपने अशोक जी गहलोत के साथ, वसुंधरा जी के साथ, उसके बाद भजन लाल जी के साथ आपने कार्य करा। मैंने दरअसल हरदेव जोशी जी को, अच्छा, हरदेव जी जोशी के साथ उनको भी देखा है जी। शिवचरण माथुर और भैरव सिंह जी गहलोत, वसुंधरा। इतने मुख्यमंत्रियों के साथ आपने कार्य कर लिया, मौजूदा सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई में भजन लाल जी जो है इतने बड़े बड़े दिग्गज नामों के सामने अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए हैं? खूब कर दिया, क्या सर ये बताओ आप। पहली बात तो हमारी पार्टी में जो निर्णय ले लिया जाता है वो अंतिम है, उस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते जी। अभी 45 साल के व्यक्ति को देश की सबसे बड़े संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बीजेपी, 45 साल के एक जवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जी। तो भजन लाल जी को भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, कॉम्पिटेंसी थी तभी बनाया और खूब पूरे विश्वास के साथ पूरे राजस्थान को घूम रहे हैं, अच्छा बजट पेश किया है, कोई नेगेटिविटी है नहीं जी, जो दिखाई देती हो, परिश्रम कर रहे हैं। अंतिम और आखिरी, राजस्थान के 3 युवा नेताओं का मैं नाम लूंगा, इनमें से आप किसमें अपनी छवि देखते हैं? सबसे पहले रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रौत या नरेश मीणा? देखो ऐसा है, कोई हो अच्छा है, ये आपने जो नाम गिनाए तीनों एनर्जेटिक हैं जी, काम करने वाले हैं और अपने अपने इलाके में जो है एक जो जवान हैं, यूथ हैं, उनका ग्रुप खड़ा किया है जी। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि एक तो राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता जी। हिंसा करके आदमी ज्यादा लंबा नहीं चल सकता जी। एक जाति पे के साथ चल के लंबा नहीं चल सकता जी। मेरी शुभकामनाएं जो आपने तीनों लोगों की बात बताएं, सभी समाज को लेकर और अहिंसक तरीके से। गांधी जी ने तो अहिंसक तरीके से अंग्रेजों को वो राज उनको भगा दिया था जिनके राज में सूरज नहीं छुपता था जी। तो हमारी डेमोक्रेसी में महात्मा गांधी के जैसा व्यवहार होना चाहिए जी। अहिंसक, सरकार का ध्यान आकर्षित करो, सरकार की कमियों को निकालो जी। खोजो, उसमें वैचारिक दृष्टि से आप जो विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी की खूबी है, खूब करें, लेकिन एक तो हिंसक नहीं होना चाहिए। एक राजनीति में जो अच्छे लीडर रहे हैं जी, उनको 100% नहीं तो 10% फॉलो जरूर करो। लाल बहादुर शास्त्री को उदाहरण है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उदाहरण है, भैरव सिंह जी का लंबा परिश्रम और उनका जीवन एक उदाहरण है जी। अपने यहाँ जो आपके सुखाड़िया जी रहे जी, उनके एक अनुभव की लंबी गाथा है जी। तो मैं कोई ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी में बड़े अच्छे लोग हुए जी, पर हमारी पार्टी एक विचारधारा पे चलती है जी। तो कोई न कोई पुष्ट विचारधारा के चलोगे तो लंबे चल पाओगे, वरना मामला बिखर जाएगा। यहाँ तो बाइपोलर पॉलिटिक्स है राजस्थान में जी, आइदर बीजेपी और कांग्रेस, जी, थर्ड का मेरे को कोई स्कोप लगता नहीं जी। तो ये सब वो थर्ड तीसरे वो लाइन तीसरे विकल्प की तरफ सोचने वाले व्यक्ति हैं जी, क्योंकि हमारे राजस्थान का जनता का करैक्टर यही है जो अब तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि जी, हमको भी पार्टी से निकाल दिया था तो हमने भी दल बनाया था, जी। बड़ा एकदम माहौल खूब खड़ा किया था, लेकिन जनता आपके दल के चर्चे तो यहाँ भी थे।
हाँ, तो दो 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 बाइपोलर, जी यहाँ की जनता बाइपोलर राजनीति में भरोसा करती है। और हमारा जैसे दल है, विचार की दृष्टि से विचार कभी खत्म नहीं होगा। जी दल कमजोर पड़ सकता है, विचार लेकिन कमजोर। विचार कमजोर नहीं होने तीनों वाला। में से किस में देखते हैं अपना प्रतिबिंब? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं, मैंने बताया है उनको, आज वो भी खुश हो जाएंगे सर अगर तीनों गांधीवादी तरीके से काम करें, जी कोई विचारधारा से जुड़े जी, और एक समाज की राजनीति नहीं करें। हाँ, जाति दूसरा जो है ना, महापुरुषों को अध्ययन करें। कुछ न कुछ 10%, क्योंकि आज का जमाना तो बदल गया पूरी तरह से। जी पॉलिटिक्स ही कॉमर्शलाइज्ड हो गई। जी नेता बने, कमाए, हमारा घर बने, नातेदार रिश्तेदारों को बने, जनता के, मैं इन तीनों के लिए नहीं कह रहा। जी जी, मेरा कहने का मतलब, आप जान रहे हो जो आप, हाँ कॉमर्शलाइज हो गया। कॉमर्शलाइज हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगा ली, बड़े मेडिकल कॉलेज खोल लिए, इंस्टीट्यूट खोल लिए। एमएलए एमपीज के काम होते थे क्या? लाल बहादुर शास्त्री तो जब स्वर्गवासी हुए जी तो वो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए गाड़ी ली थी एम्बेसडर लोन पर, जिसका लोन नहीं चुकाया जी, तो उनके स्वर्गवास के बाद उनकी माँ ने एम्बेसडर का लोन चुकाया। ऐसे ऐसे नेता रहे तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। जी अंतिम, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान जब में हम लोग राजस्थान बैठे की मतलब राजनीति को कॉमर्शलाइज न करें। नहीं करें। अंतिम और आखिरी, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में आप हैं और हमेशा एक मिथक जो फैलाया जाता है कि यहाँ के जो मीणा है और वहाँ के जो मीना है, इनमें काफी डिफरेंस है। क्या वो डिफरेंस है या वाकई में हम सब भाई हैं? पहले था, अब वो मिट रहा है। और उसका कारण है, मैं जिस एरिया से आता हूँ जी वहाँ शिक्षा के अच्छे साधन थे जी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था जी स्कूलें अच्छी थी जी, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था, आर्थिक दृष्टि से भी इनकी तुलना में अच्छे थे। जी तो अपने बच्चों को पढ़ा के कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस घर घर में, गांव में मिल जाएंगे। जी ये पिछड़ गए जी, और इनका पिछड़ने का कारण ये नहीं कि हम उनका रिजर्वेशन खा गए, जी नहीं, हम इनको सुविधाएं वो अच्छी थी। शिक्षाएं नहीं दे सके जो पूर्वी राजस्थान के मीणों को मिली थी। जी वो अब खड़ा होने लगा है स्ट्रक्चर, जी अच्छी स्कूल है, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, तो यहाँ भी अब अधिकारी कर्मचारी बनने लगे हैं। बिल्कुल आरएएस, आरपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगे। शुरुआत हुई है, ये हमने 40 साल पहले कर लिया था, तो 40 साल पीछे जी हैं ये, हम इनसे आगे हैं। और पर ये भेद दूर होना चाहिए, खाई पटनी चाहिए जल्दी से जल्दी। जी मैं इसका पक्षधर हूँ। जी, यहाँ तक हूँ जो पहले कई बार कह चुका कि कुछ आरक्षण हमारा भी काटना पड़े जी, क्योंकि हम काफी बढ़ गए, तो काट के उनको देना चाहिए। विशेष आरक्षण की व्यवस्था टीएसपी एरिया के लिए करनी चाहिए। जी, तो विशेष आरक्षण की व्यवस्था टीएसपी एरिया के लिए करनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर बात कही कि जिस तरह से किल्लत जो चल रही है वो सिर्फ एक टोकन व्यवस्था के कारण यहाँ पर किसान जो है एक मुश्त लाइन में हमको दिखते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वाकई में खाद की किल्लत चल रही है। और डॉक्टर साहब जिन्होंने खुद अपनी सरकार में रहते हुए कई जो है नकली खाद के उद्योगों पर यहाँ पर रेड डाली थी, जिसकी वजह से जो है नकली खाद की वजह से कई किसान अपने खेतों को बचा पाए और हम लोग अपने स्वास्थ्य को बचा पाए। और साथ ही में 3 जो दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, रविंदर भाटी, राजकुमार रौत और नरेश मीणा के लिए बिल्कुल एक सुझाव भी यहाँ पर दिया है। तो तीनों नेता भी ये खबर जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये खबर आपके लिए काम की हो। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।